सब अपना कॉपी एक बार देख लिए, उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो डिस्कशन से पहले अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं उसमें। और जितने लोग का कॉपी मैं देख पाया, आप लोग के में अभी प्रेजेंटेशन का बहुत कमी है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में। जहाँ संवैधानिक शब्द लिखने के लिए आ रहे हैं आप थोड़े पीछे हट जा रहे हैं। जैसे लगभग भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल में लगभग लिख ही लिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शब्दों में कमी आप लोग के में देखा जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, थोड़ा आप लोग प्रेजेंट करना सीखें। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, जब अभी मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कंटेंट से ज़्यादा जो मैं चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा और चेक करने वाले को मैं जो दिखाना चाहूँगा उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखें। आप सिर्फ अपने तरीके से खड़े होकर मत देखा करो, आप एक बार कभी चेक करने वालों की तरफ से भी तो खड़े होकर देखो कि वो क्या सोचता हो। यदि आप चेक करने वाले होते तो कॉपी में क्या ढूंढते आप, और नहीं समझ में आएगा आखिरी में ना, तो किसी का कॉपी एक बार चेक करके देख ही लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि चेक करने वाले का विचार क्या होता है, वो कॉपी में क्या देखना चाहता है। आप लिखे जरूर हो लेकिन दिखा नहीं पा रहे हो। आप बोल रहे हो चेक करने वाले को तुम ढूंढ लेना, भाई उसका गरज नहीं है, वो ढूंढेगा नहीं हो, आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे कॉपी में जब आओगे ना तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो मैं कंटेंट जितना दूंगा ना, कंटेंट तो आपको मिल चुका है मॉडल आंसर में, जब मैं पॉइंट आउट करूँगा उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि किन बातों को ज़्यादा ध्यान देना है लिखते समय। चेक करने वाले को सहूलियत होना बहुत ज़रूरी है। चलो भाई, अच्छा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जब मैं संविधान एवं लोक प्रशासन के पिछले टेस्ट सीरीज में आए हुए प्रश्नों को जब मैं डील करूंगा, अभी मैं लोक प्रशासन के प्रश्नों को डील नहीं करूंगा, क्योंकि इनके जो टीचर हैं खत्री सर जो पढ़ाते हैं आज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं कुछ कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से। तो मैं संविधान के प्रश्नों को डील करता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे को अच्छे से उसके कंटेंट नहीं पता रहेंगे मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाऊँगा, आपको भी सुनने में आनंद नहीं आएगा। तो मॉडल आंसर से उसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, उसमें मैं बता जरूर दूंगा प्रेजेंट करते समय किन बातों का ध्यान देना है, ये जरूर बता दूंगा। कंटेंट सर ज़्यादा अच्छे से समझा पाते जो आज उपलब्ध नहीं है। चलो भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। वैसे आप सब में एक भाव है, जो कुछ बच्चों से बात हुआ तो जो बोले वो सही बात है। जब संविधान को हम डील करते हैं, संविधान को जब हम डील करते हैं तो ये एक तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है और मेंस में इसका वेटेज कम हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात, इसमें पंचायती राज का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, शायद तक आप पिछले एनालिसिस से आप देखे होंगे। क्लियर है? देखे थे, सिलेबस में ही लिखा हुआ है। सिलेबस के आधार पर अगर आप बंटवारा करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, और खाली 73वां और 74वां पूछता है मेनली खासकर, तो थोड़ा सा पंचायती राज भी आपको पढ़कर आने चाहिए मेंस एनालिसिस के आधार पर। चलो भाई, हम एक प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में अगर मैं चर्चा करता हूँ तो इस प्रश्न में पूछा गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का वर्णन कीजिए। पहली बात तो याद रखेंगे, थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था। आपने शायद तक उस समय देखे होंगे कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। विषयों का जब बंटवारा किया गया तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल बनाने का कोशिश किया गया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तब, और बराबर बंटवारा किया गया था। आज तो कंप्लीटली हस्तांतरित है, पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल है, आज आरक्षित जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। मैं बस बता देता हूँ, हस्तांतरित मतलब वह था जिसमें वह उत्तरदायी था, गवर्नर और उनका मंत्री उसके लिए उत्तरदायी था, और आरक्षित वो विषय थे जिसमें वह उत्तरदायी नहीं था। नाम से ही क्लियर है, आरक्षित है, रिजर्व है। रिजर्व मतलब मैं इस चीज़ का किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, इसी को आरक्षित कहा जाता है। लेकिन जितना मैं बोला वो नहीं पूछा था, सिर्फ क्या पूछा था उन्होंने, विषयों। जब मैं बोला समझ में आया, क्या बोला था उन्होंने, विषयों का वर्णन कीजिए। समय बचाओ आप, विषय क्या है, ये क्या विषय थे ये नहीं पूछे, विषयों का वर्णन कीजिए। कुछ नहीं, एक साइड आप लिख देते दोस्त, क्या लिख देते आप, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय एक साइड। और मैं हमेशा एक एडवाइस दूंगा, आप पास में एक छोटा सा बढ़िया स्केल जरूर रखें, और ऐसा जब 2 हिस्से में प्रश्न रहे ना, 2 हिस्से में उत्तर दे दो। पहले तो चेक करने वाले को बताओ, जैसा आप समझा पूछते हो वैसा ही हमको समझ में आ जाता है। एक अधिकारी का सबसे पहला खास बात यही रहता है। और ये आरक्षित विषय, और लिखते समय यहीं पे एक चीज़ और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, अगर ये आरक्षित पहले लिखता और हस्तांतरित बाद में लिखता ना, आप भी वैसी लिखने का आदत डालो। आप वो जिस चीज़ को पहले लिखे आप भी उसी को पहले, और फ्री हैंड ऐसा नहीं ड्रॉ करना चाहिए।
फ्री हैंड ऐसा अगर मैंने एक ड्रॉ किया, चलो भाई ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया, अब अभी मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर स्केल से ड्रॉ करते तो ज़्यादा अच्छा दिखता। फ्री हैंड में पूरा कॉपी अपने आप में अलग दिख पाता है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, स्केल हमेशा साइड में रखे रहो, अरे ऐसा बता दो। और कुछ नहीं, समझाना नहीं था, इसके अंदर वो थे जिसमें वो मंत्रियों की सलाह लेता था और उसके लिए उससे लेकर निर्णय लिया था, जिसके लिए वह विधायी परिषद के प्रति, लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी था। ये समझाने नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ विषयों का वर्णन। अपना बीज बचाव करो, आप समय बचा कर रखो। 10 नंबर में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और आपके पास समय इसलिए नहीं होते क्योंकि हम प्रॉपर नहीं लिख पाते। बस इसमें विषय को लिख देते दोस्त, 1 2 3 विषय यहाँ लिख देते, यहाँ पर भी आप लिख देते 1 विषय 2 विषय 3 विषय। जैसे मैं आरक्षित रिजर्व में, अब सोच कर देखो ब्रिटिशर्स रिजर्व में किसको रखेगा जिसमें उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। सबसे पहले तो नो डाउट कानून व्यवस्था, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपने आप को तो सुरक्षित रखेंगे ही ना, जिसके लिए उनको ज़्यादा, और भू राजस्व ये लो भाई, पैसा को कैसे किसी को जवाबदारी बना देगा। ये ऐसे विषय नहीं भी सोचोगे। और सामान्य विषय ले लो, ये लो कृषि के लिए उत्तरदायी था, वो स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी था, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए, उद्योग के लिए उत्तरदायी नहीं था। और अगर वो स्टूडेंट जिनसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उनके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो फिर आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। आप संविधान जहाँ से भी पढ़े होंगे, सेल्फ पढ़े होंगे, एक बार A to Z लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ो। सबसे गजब बात, आयोग ने जो पेपर सेट करता है वो सीधा प्रश्न LN लक्ष्मीकांत से रहता है, सीधा वहीं से ही रहेगा। आप उसको एक बार जरूर पढ़ना। आप प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर निकालो और लक्ष्मीकांत में जाओ, पूरा आपको हर पॉइंट, चाहे वो वित्त विभाग से प्रश्न पूछे, निर्वाचन से पूछे, सब आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। चलो भाई, तो ये विषय लिखो, बीज बचाव करो, एकदम सटीक, चेक करने वाले भी कोई टेंशन नहीं। देखेगा यहाँ पे 3 और 3, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 में 2 मिलेगा। इसमें समझाने गए हो तो टाइम कंज्यूमिंग है, उससे कोई आपके पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। आखिरी में इसी देखकर पॉइंट देगा वो। आप 3 लाइन लिख रहे थे, सिर्फ टाइम पास हो रहा था। क्लियर है? चलो भाई, तो मेरे को लगता है इसका कोई मॉडल आंसर वैसे देखने की जरूरत नहीं है। वैसे मॉडल आंसर की अगर मैं बात करूं, मॉडल आंसर में वैसे दे दिया गया था ताकि आपको किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दे दिया गया था ऐसा करके। और ऐसा अगर आप लिखते हो तो देखो, पूरे आप दूर से भी देखो, आपको दूर से दिख रहा होगा 2 जगह अंडरलाइन है। पहले तो ये बताना जरूरी है 2 अलग अलग मुद्दे। और इससे अच्छा, और मॉडल आंसर में ऊपर जो लिखा हुआ था यहाँ पे बराबर 2 प्रश्न है, बीच में बंटवारा कर दो, आप 20 से बंटवारा कर दो एकदम, और लिखो उसका परिभाषा यहाँ, उसका परिभाषा है, ऐसा। चलो भाई, अगर मैं बात करता हूँ तो संविधान सभा की किस बातों पर आलोचना की जाती है, किन आधारों पर आलोचना की जाती है। और मैं मानता हूं कि नहीं पढ़े हो आप कि आलोचक कौन कौन हुए हैं, क्या क्या नाम हुए हैं, किन्होंने भारतीय संविधान का आलोचना किया है, नहीं पता है। ठीक, भारतीय संविधान में कमी क्या है ये तो पता होगा, वही तो आलोचना करेंगे। उस समय भी जो भी महापुरुष रहे होंगे वो भी कमी देखकर आलोचना करेंगे। आज पे भी आप महापुरुष हो और आप भी कमी देखकर आलोचना करोगे। सीधी सी बात, हर चीज़ का उत्तर आपके अंदर भी है। आप ये मत सोचो नहीं पढ़ा हूं तो नहीं बनेगा। कई बच्चे इसको छोड़ दिए, नहीं क्या है, संविधान का आकार बड़ा है, संविधान का आकार बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा आलोचना है, बहुत बड़ा। इस आधार पर, तो किस आधार पर, अच्छा याद रखना, आधार पर आलोचना की है तो आधार लिखना है। यहां पर आप हेडिंग भी डाल सकते हो, आलोचना के अधिकार, आलोचना के आधार, आलोचना के आधार। ये लो भाई, ये क्या बता रहा है, ये लाइन लिखकर क्या बता रहा है, समझ रहे हो? प्रश्न को एग्जैक्टली आपने समझा है और उन्होंने सिर्फ आधार बोला है। तो नंबर एक आप याद रख सकते हैं, विस्तृत आकार होना, इसका विस्तृत आकार होना। एक सबसे बड़ा सुने होंगे आप कि ये विस्तृत आकार इसका सबसे बहुत बड़ा माना जाता है, विस्तृत आकार है। तो आप लिख सकते हो, भारतीय अब तक पूरे विश्व में सर्वाधिक अनुच्छेदों वाला, नियमों वाला संविधान बनाया गया है, इसलिए इनकी आलोचना की गई। अच्छा, किसी आलोचना के आलोचक के अगर नाम है तब तो एक लिख भी सकते हो, इसके अनुसार अगर लिख दिए, नाम को अंडरलाइन कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हो। नंबर 2, अगर मैंने बोला विस्तृत आकार, थोड़ा सा उसको समझा दिया, आप यहाँ पे पहुँच गए। दूसरा, अच्छा विस्तृत आकार लिखकर मैं समझा रहा हूँ तो इसको मैं ऐसा अंडरलाइन कर दूंगा। ये अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेक करने वाला पूरा पढ़ेगा नहीं। विस्तृत आकार। नंबर 2, अगर आलोचना की बात करता हूँ तो आपने में भी सुना होगा, इसको उधार का संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। कुछ तो और महान रहे हैं राजनीतिज्ञ,
खासकर कुछ जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री ली थे, और इन लोगों ने तो कुछ गंदा ही आलोचना कर दिया, चोरी का संविधान भी कह दिए थे। लेकिन हम यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधार का संविधान क्यों कह रहा हूँ आपको समझ सकते हो। 60 देशों से यह संविधान लिया गया था, तो कई लोग इसलिए उस समय आलोचना किए थे, इन लोग का अपना खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, इस आधार पर कई लोग आलोचना करते चले गए उधार का। तीसरा आलोचना तो मैं भी इसका आलोचक बनता हूं, और उस आधार पर क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत की कमी है दोस्त, गांधीवादी सिद्धांत की कमी है। ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, गांधीवादी सिद्धांत की कमी थी। अब हो सकता है गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा कारण होगा। गांधी जी जो जो विचार लेते थे, स्थानीय स्वशासन को महत्व देते थे, शक्तियों का वो बंटवारा चाहते थे, और कार्यपालिका को वो कम शक्ति देना चाहते थे, प्रतिनिधित्व प्रणाली को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे चीज़ थे जो उनके विचारों को नीति निदेशक तत्वों में रख दिया गया था, नीति निदेशक तत्वों में रखा गया था। वो शुरुआत से पर्यावरण के लिए चिंतित थे, लेकिन उसके विचार को किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको भी गांधीवादी आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गांधीवादी सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरे संविधान में इस सिद्धांत की कमी दिखती है, और इनके कुछ सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से लागू नहीं होने वाले नीति निदेशक तत्वों में रखा गया था। तो ये आप गांधीवादी सिद्धांत की कमी लिख सकते हैं। चौथा, आप में से कुछ एक आध लिखे, और एक आध आप लोग भी बता दो। अत्यधिक खर्च, अत्यधिक खर्चीला भी कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग, ये लाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। ये लाइन एकदम सही है। हाँ, सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, प्रतिनिधित्व की कमी कहा जाती है। या कई लोग इस बात की भी आलोचना करते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से लोग नहीं आए थे, इस आधार पर है। आपको पता होगा पहले राज्यों में चुनाव हुआ, फिर राज्य के लोग हुए, तो प्रतिनिधित्व की कमी कहा जाता है, या अप्रत्यक्ष रूप से गठित सभा द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे आधार है जिस पे आलोचना किया जाता है। आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, ऐसे ही जुड़ता है 2 नंबर। क्लियर है? और थोड़ा थोड़ा उसमें हाँ, लेकिन ये ऐसे आप लिखते चलें, और जिसको आपको लगे अंडरलाइन कर दिए हेडिंग को, बिना अंडरलाइन के मत लिखा करो, छोड़ दिया करो आप। अच्छा, अंडरलाइन और बाद में करने का आदत भी मत डालो। कई लोग को ये भी देखा हूँ मैं, खासकर हमारे यहाँ जो स्पर्श में बच्चे बैठते हैं, पूरे का पूरा पढ़े लिख लेते हैं, और लिखने के बाद फिर अंडरलाइन करना शुरुआत करते हैं। आप सोच कर देखो, अगर हम ऐसा काम अगर करें तो हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन को पढ़ेंगे, और वो पढ़ने में उतना समय लग जाएगा पॉइंट। तो जब लिख रहे हैं उसी समय अंडरलाइन करना, बिना अंडरलाइन के आगे बढ़ने की कोशिश मत किया करो, ये आपके लिए सब नुकसान दे रहेगा। तुरंत और अंडरलाइन करना भी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जो चेक करने वाला है वो कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है। अगर होगा भी तो नहीं जानता है, मैं जिसका कॉपी चेक कर रहा हूँ मेरा सगा संबंधी है, वो नहीं जान रहा है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है उसको आपके कॉपी चेक करने में। और होगा भी ना तो 10 ठो कॉपी में शुरुआत में इंटरेस्ट रहेगा, 11वें से उस आदमी का खुद का इंटरेस्ट हट जाएगा कॉपी चेक करने। एक ही चीज़ को बार बार आपसे काम कराऊंगा ना, कितना भी इंटरेस्टिंग हो आपका मूड हट जाएगा। वो भी इंसान है, भाव को समझो आप, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ऐसे पॉइंट डाल के पढ़ा दो उनको। तो कुछ इसी प्रकार से आप इसकी आलोचना कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुछ इस प्रकार है, प्रतिनिधित्व निकाय नहीं था, यही लाइन जो मैं आपको बोल रहा था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको मॉडल आंसर दे दिया, जिसमें पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं। इसमें मॉडल आंसर में सीधा वाक्य रचना कर दिया गया है, लेकिन अगर आप बुलेट पॉइंट बना लो तो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और कहा है वही ही लाइन है, अत्यधिक समय लिया गया है, ब्रिटिश सरकार। और कभी कभी कहा जाता है 1935, ब्रिटिश सरकार क्यों लिखा है समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपको सुने होंगे जो 80% जो हमारा संविधान है, 80% जो हमारा संविधान है वो कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। और वो कहाँ से बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर बनाया गया था। तो इसलिए ऐसा भी कह दिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को के आधार पर हुआ है, ऐसा मान लिया जाता है। चलो भाई, अब ये 2 प्रश्न रहे। इसी में अगर मैं अगले प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करूं, तीसरे प्रश्न में अगर मैं बात करता हूं, प्रस्तावना के प्रमुख आदर्शों को लिखिए। आदर्श क्या है जी? आदर्श क्या है? आदर्श, एग्जैक्ट आदर्श क्या है, कोई बता सकता है? सब में लगभग ना सर, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय और हाँ, उन्होंने लोकतंत्र कहना चाहा, वो आदर्श नहीं है। वही तो गलती हो जाता है हमसे। दिए हैं मार्क्स 1 नंबर, आधा नंबर दे दिए हैं कि चलो प्रस्तावना में जो शब्द बड़े महंगे निहित है उसको तो लिखे हो, ऐसा करके दे दिए हैं।
अच्छा, वो संविधान में मैं एक पिछले समय प्रश्न दिया था, अंगीकृत अधिनियमित वाला, वो अरेंज हो पाया था आप लोगों से? याद आ रहा है? याद भी नहीं आ रहा है क्या? हफ्ते भर में भूल गया होगा। अरेंज हो गया था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। यार पढ़ो यार, देशद्रोही कहला जाओगे नहीं तो। हाँ, एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, जैसे हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और प्रस्तावना, ये सब कुछ याद होने चाहिए। और आप लोग गलती कैसे कर सकते हो? आप मेंस में यहाँ बैठे हुए हो, इसका मतलब प्री में आपका कॉन्फिडेंस होगा, और आप ऐसे कैसे भूल सकते हो कि मैक्सिमम बार प्रस्तावना के शब्दों को अरेंज करने के लिए ही प्रश्न आता है कि न्याय पहले आया है या समानता पहले आया है कि बंधुत्व पहले आया है। कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है? कॉमन प्रश्न है। अब मैंने अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित को ही बस बोल दिया तो आप लोग अरेंज नहीं कर रहे हो उसको। खैर जो भी हो, तो याद रखेंगे जो इन्होंने कहा था। आदर्श के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके महत्वपूर्ण आदर्श में अगर मैं बात करूं, तो याद रखेंगे नंबर 1 क्या है दोस्त? स्वतंत्रता। एक क्या है? दूसरा आदर्श क्या है? समानता। और तीसरा क्या है हमारा? न्याय। और चौथा है कि नहीं है? बोलो ना यार, बंधुत्व। ये आदर्श है दोस्त। और आपको अगर लग रहा है भरना था, तो मैं यहाँ पे स्वतंत्रता लिखता, और स्वतंत्रता के बगल में थोड़ा मैं गलत स्टार्ट कर लिया। स्वतंत्रता के बगल में कितने प्रकार का स्वतंत्रता? 5। बहुत सुंदर। कितने प्रकार का समानता? 3। पक्का सोच लो, फिर बताना पड़ेगा। कितने न्याय? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। पक्का? समानता 2 है, न्याय 3 है, और बंधुत्व 1। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप लिख सकते थे स्वतंत्रता भी अगर आदर्श है तो स्वतंत्रता के 5 आदर्श क्या है? वो लाइन यार याद करो यार, ऐसे चलोगे, कंटेंट याद नहीं रहेगा तो मेंस के क्लास में आपको बैठने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये 5 स्वतंत्रता का नाम लिख सकते थे, 2 समानता का नाम लिख सकते थे, न्याय में सामाजिक आर्थिक न्याय इसके आदर्श रहे हैं, और बंधुत्व आपके याद रखना है। तो ये आदर्श है, आदर्श ही बोलना है। अब वो फिर लिखने वाले तो आप लोग क्या क्या लिखे हो यार, गणराज्य भी लिख दिया हो लगता है, जो था पूरे प्रस्तावना में। अच्छा हुआ किसी ने पूरा प्रस्तावना नहीं लिख दिया तो थोड़ा सा क्या है, उसके पास मॉडल आंसर है भाई, और मॉडल आंसर ऐसे नहीं बनता है आयोग में, याद रखेंगे। पहले पूरा कमेटी बनता है, चेक होने से पहले, मॉडल आंसर बनने से पहले वो लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद एक फिक्स क्या उत्तर होना चाहिए, उन लोग भी चर्चा करते हैं। एक्चुअल में प्रश्न जो लिखा है इसका एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं, उसके बाद ही वो मॉडल आंसर बनता है। तो ये मॉडल आंसर में होगा, स्वतंत्रता 1 लिख दिए, समानता लिख दिए, न्याय लिख दिए, बंधुत्व। स्वतंत्रता के बगल में 5 ठो स्वतंत्रता, समानता के बगल में 2 ठो, न्याय के बगल में 3 ठो, और सिर्फ बंधुत्व लिख दिए, और ये हो गया हमारा मॉडल आंसर। समय का बचत, कोई तमाशा नहीं, कोई झंझट नहीं, कहाँ पे भी करता है, लगता है, जाता है, आता है। ये वाक्य को पूरा करके फिर से जो प्रारंभ करना रहता है ना, इसमें समय लगता है, और ऐसे पॉइंट लिखने में समय नहीं लगता है। वाक्य पूरा करने वाले से बचने की आप कोशिश करना, ठीक। तो ये है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगा जो मैंने बोला था संगठन के 4 आदर्श, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल आंसर के आधार पर ही पढ़ लो, क्योंकि प्रशासन अभी मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसी आधार पर आप लोग देख लेना है इसको। और ये जो 4 आदर्श है, इसमें तो आपको पता है, इसमें से अगर आप एक भी अगर कम कर देते हो तो मार्क्स कटने लग जाते हैं, यही लिखना है, इसको तो आगे पीछे कर भी नहीं सकते आप। अच्छा चलो भाई, यहाँ पर ये दोनों के दोनों इस समय प्रशासन का, लोक प्रशासन का प्रश्न इसलिए ज़्यादा दिया गया था क्योंकि हाल फिलहाल में जो अभी 1 महीना पहले जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ पब-8 का वेटेज बढ़ा दिया गया था, इसलिए पब-8 के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। तो इन सबको आप थोड़ा सा मॉडल आंसर से आप क्लियर कर लेंगे, ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से। और यहाँ पर मैं बात करूँगा, इसमें मैं चर्चा करता हूँ, 4 नंबर में हम आ जाते हैं, 6 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, 4 प्रश्न वाले में हम आ जाते हैं। और 4 नंबर वाले में पहला ही प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये था, विधान परिषद के पक्ष एवं विपक्ष पर लेख लिखिए। पक्ष एवं विपक्ष, पहली बात तो आप याद रखेंगे, पक्ष एवं विपक्ष, इसमें दोनों गया है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बोला गया है। तो आप फिर से मैं वही बात बोलूँगा, फिर से एकदम आप एक स्केल पकड़िए, स्केल पकड़ने के बाद सबसे पहले तो आप बढ़िया बीचों बीच बंटवारा कीजिए, बीचों बीच बढ़िया बंटवारा कीजिए।
दो मुद्दे कभी भी पूछा जाए एकदम अलग से दिखा दो, कोई जरूरी नहीं अंतर को ही हमेशा ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे पक्ष में भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप यहाँ के इसके विपक्ष में भी लिख सकते हो, या ज़्यादा लग रहा है कंटेंट ज़्यादा है तो पक्ष में साइड में भी कर सकते थे। नंबर 1, विधान परिषद हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है कि विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कई राज्य बोलते हैं, कई लोग का राजनीतिज्ञों का मानना है होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये बात सत्य है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने आए हो, आपको तो डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। हर मुद्दे के अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल विधान परिषद होने से विधानसभा में नियंत्रण तो होगा, इतना बात तो हमको जरूर है। कभी कभी क्या होता है, सरकार के द्वारा जल्दबाजी में जो दो निर्णय लिए जाते हैं, विधानसभा के द्वारा जल्दबाजी में जो कानून बनाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जल्दबाजी में जो कानून बनाने की कोशिश की जाती है उस पर नियंत्रण स्थापित होता है। पूरे ये 2 लाइन के डिस्कशन में ना नियंत्रण शब्द ही काफ़ी है बताने के लिए। पढ़ने वाला वो बस जान जाएगा विधान परिषद में क्या कर रहा है। ऊपर में जब आप विधान परिषद जो आप लिखे होंगे उसमें वो नियंत्रण ये लाइन चेक हो जाता है। नंबर 1 एक नियंत्रण रखता है। भले आपको पता है नियंत्रण कैसे रखता है। नियंत्रण में भले ही उसकी मैक्सिमम सीमा 4 महीने हो, 3 माह 1 माह का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे आप, मैक्सिमम सीमा उनका 4 महीना हो, लेकिन वो नियंत्रण रखने की कोशिश जरूर करता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 विधान परिषद में अगर मैं बात करूंगा, नंबर 2 अगर मैं इसमें चर्चा करता हूं तो हम यहाँ पर सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लिख सकते हो। सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। इसका मतलब क्या होता है, सभी क्षेत्रों का मैं प्रतिनिधित्व बोल रहा हूं तो आप शायद तक समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर विधानसभा से भी सदस्य भेजे जाते हैं, विधानसभा से सदस्य भेजे जाते हैं। नगरीय निकाय से भी, आपका नगरीय निकाय क्षेत्रों से भी सदस्य भेजे जाते हैं। अगर इसी में मैं बात करूंगा दोस्त, अध्यापकों एवं प्राध्यापकों से भी प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। ये चीज़ इसका अच्छा रहता है कि सब क्षेत्रों का, मैं ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ, इस बात पे अच्छा ही बताया जाता है कि शिक्षक लोगों को भी अपने यहाँ पे पर्सनल प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार रहता है। ये थोड़ा सा उचित लगता है। ऐसे क्या होता है, हर कोई अपने मुद्दे को बराबर ढंग से उस विधायिका में प्रस्तुत कर सकता है। तो इस आधारों पर मैं सिर्फ अभी पक्ष में अच्छी बातें ढूंढ रहा हूँ, इनके होने का तर्क दे रहा हूँ। नंबर 3 में अगर हम बात करेंगे, इनके पक्ष में अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, एक पक्ष और दे सकते हैं। एक मुद्दा अगर मैं और ढूंढ लूँ तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, जिसमें हम यहाँ पर अगर बात करें तो आप चाहें तो मनोनीत सदस्य के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे मनोनीत सदस्य होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा, सर मनोनीत सदस्य जो आप बता रहे हो, राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसको जो आप लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इससे क्या होता है, राज्यपाल मनोनीत रखने का मतलब ये होता है वहाँ पे सभी वर्ग के लोग आ जाएं, मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, माफ़ करेंगे, जिसमें अच्छा मनोनीत सदस्य में इसमें मैंने क्या बोला, विषय विशेषज्ञ लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। यही पढ़ें क्या हम लोग? जो मनोनीत सदस्य रहते हैं वो 5 अलग अलग क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होने चाहिए। कोई साइंस एंड टेक का अगर क्षेत्र हो, कोई समाज सुधारक होने चाहिए, ये एक खास बात। वहाँ से आप जो, तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। मनोनीत सदस्यों में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति किया जाना, और जल्दबाजी में अगर कोई विधानसभा कानून बनाता है तो उस पर वो नियंत्रण। जैसे आज छत्तीसगढ़ में ही ले लो ना, छत्तीसगढ़ में कोई भी कानून बनाना रहता है, एक दिन के लिए बुलाते हैं। एक दिन के लिए उन लोग बुलाते हैं, एक दिन के लिए सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। सबको पता है सरकार बना है, इसका मतलब आधे से ज़्यादा बहुमत है कांग्रेस सरकार के पास। जो भी कानून बनाना चाहे विपक्षी को तो सिर्फ उसको ऐसा लगता है सिर्फ दिखाने के लिए बुलाते हैं। हाँ तुम लोग भी देख लेना कौन सा कानून बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है नियंत्रण है। और इतना जल्दी कानून पारित हो जाता है, बिलीव नहीं करोगे, इतना जल्दी कानून पारित हो जाता है। वो लोग विधानसभा में जाते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद वो लोग जंगल सफारी भी घूम कर आ जाते हैं। वो लोग सब के सब पक्ष विपक्ष दोनों घूम कर भी आ जाते हैं। सोचो, मैं आपको बताना ओवरऑल उदाहरण से बताना चाह रहा था। एक मुद्दे पर मैं चर्चा भी कर रहा हूँ ना कि गोबर का जो दर है वो 2 रुपये होना चाहिए कि 3 रुपये होना चाहिए। आप विपक्ष में बैठा कितना देर तक विरोध करोगे? 15 जन तो हो आप, तुरंत बन जाता है। ना फोटोकॉपी होने गया है, ना फिर से एडिट होने गया है। एडिट होना ही नहीं है ना,
आप एडिट भी कैसे करवाओगे? मैं एक ठो कानून बना कर लाया हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप एडिट कैसे कराओगे? आप जब भी कुछ खड़े होकर बोल रहे हो, विपक्ष में बैठा, बाकी लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं आप जो बोले वो नहीं चलेगा, यही वाला चलेगा, एक ठो कॉमा भी चेंज नहीं होता है, तो दोबारा तीसरा वाचन का जरूरत ही नहीं है जी। 1 घंटा में कानून पारित, 1 घंटे में पारित है, कॉमा एडिट नहीं होता है। ये लोकतंत्र इसको नहीं कहा जाता है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसमें भी हम चर्चा में आएंगे। खैर, ओवरऑल मैं आपको एक चर्चा कर रहा था, तो ये पक्ष है, ये रहना चाहिए। लेकिन दूसरे बात में अगर मैं बात करूं तो आप विपक्ष में तो हम बात करेंगे, नंबर 1 क्या बोल देंगे इसमें हम लोग? सीमित शक्ति होता है। क्या बोलेंगे आप? सीमित शक्ति। क्यों सीमित शक्ति बोला हूं, शायद तक आपको समझ में आ रहा होगा। सीमित शक्ति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उनको सिर्फ 4 माह तक, यहाँ पे आप लिख सकते हो अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकते हो। इसको सिर्फ धन का व्यर्थ भी माना जाता है, धन का राजकोषीय धन का व्यर्थ माना जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि इसके आधार पर कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं होते या बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। विधानसभा को जो करना रहता है वो अंतिम रूप से वो चीज़ कर लेता है। तो विपक्ष में इसलिए है कि अत्यधिक धन का व्यर्थ हो रहा है, तो इसका होना उतना उचित नहीं है। कुछ इस प्रकार की इसमें आप लाइन लिखकर इसका उत्तर आप दे सकते हो। साथ ही साथ उसी में एक लाइन में और मैंने लिखा हुआ था मॉडल आंसर में, और उसमें ये भी था, हाँ, यहाँ पर जनता द्वारा सीधे चुने लोगों की कमी होती है। जनता द्वारा सीधे चुने लोगों की कमी होती है, चुने लोगों की कमी। हम अगर बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो सफल तभी हो पाता है जब लोग सीधे जनता द्वारा चुनकर आ जाए। तो यह जनता द्वारा, तो ये 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, एक पक्ष है और एक विपक्ष। लेकिन एकदम क्लियर कट बताना, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे जो पूरे का पूरा जनता द्वारा सीधे चुने लोगों की, जनता द्वारा चुने लोगों की कमी, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, भाव दिख जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपका उत्तर बनता है। अलग अलग लिखो, बहुत लोग आप लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह, अंडरलाइन वगैरह भी आप लोग के में थोड़ा कॉपी में कमी चल रहा था। मॉडल आंसर में भी वही लिखा गया है जो आप देख पा रहे थे। ये देखो, ये वही लिखा हुआ है पूरे का पूरा, सिर्फ 4 माह है। संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान की कमी है, मतलब मिलजुल कर आखिर में निर्णय ले लेंगे, समझौता कर लेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं, जैसा लोकसभा और राज्यसभा में होता है। देखो, अब इस लाइन को देखो, डायरेक्ट दिख रहा है 4 माह संयुक्त अधिवेशन, लेकिन दूसरे लाइन को लिखो, देखो आप, ऐसा लग रहा है पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। इसमें अंडरलाइन भूल गया है, जनता से चुनकर नहीं आते, बस इतना लिख दो, ऊपर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है भाव, वो सीधे तौर पर आपको दिखने लग जाता है। ऐसे आपको याद, धन का अपव्यय, ये है अंडरलाइन, धन का अपव्यय, ये अंडरलाइन हो जाता है। थोड़ा अंडरलाइन को आप प्राथमिकता दीजिए, चेक करने वाले को थोड़ा आसान भी होते चले जाएगा और उसी से आपके मार्क्स भी मिलते चले जाएंगे। अच्छा चलो भाई, इसमें ये वाला तो यार इतना आसान प्रश्न था कि 4 में से आपको 4 भी लेने का कोशिश करना था, 3.5 तो आ ही जाना चाहिए था। पता नहीं आप लोग उसको प्रॉपर लिख कैसे नहीं पाए, समझ नहीं आता। बोला गया था 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लिखे, बहुत ही आसान दे दिया गया है, बहुत ही आसान। कभी कभी तो ग्राम सभा भी पूछ देता है, लेकिन उन्होंने कोई भी संशोधन का प्रावधान मतलब बस संशोधन में क्या हुआ है ये लिखना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में क्या शामिल है ये नहीं लिखना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में बना है, 73वां संविधान संशोधन संसद में हुआ है, जो संसद में हुआ है वो लिखना है। बहुतों के कॉपी में सरपंच में देखता हूँ, बहुतों के कॉपी में मैं जनपद देखता हूँ, बहुतों के कॉपी में 50% आरक्षण लिखा। ये जो जितने भी आप शब्द बोले हो ना, ये संसद ने 73वें समय नहीं किया था, बाद में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में वो सब प्रावधान किया गया है। लिखते समय अब हो क्या रहा है, जो बच्चे ऐसे लिखे हैं ना, तो मैं अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं समझ गया हूँ कि आपको प्रश्न पॉइंट समझने बोला है 73वां संविधान संशोधन, तो आप 73वें संविधान संशोधन के रूप में ही बात करेंगे, उसी को ही हम चर्चा करेंगे। अच्छा मैं बोलता हूं 73वां संविधान संशोधन अगर बोल रहा हूं, पहला इन्होंने वर्ष बोला है क्या? नहीं बोला है ना, तो आप बराबर बताओ ना जी। आप 73, आप यहां पे बराबर बताओ कि 73वें संविधान संशोधन 1900, बोलो जल्दी बोलो, 93 वाले कितने लोग हैं? पक्का ना? 1992 है,
भले संशोधन हुआ है 93 में, लेकिन याद रखना बिल पहली बार जब प्रस्तुत होता है किसी भी सदन में, उस वर्ष उस फाइल का नाम चिपक जाता है। ये फाइल है जिसमें मैं पूरा प्रोविज़न किया हूँ। हमेशा ये नियम याद रखना, ये प्रोविज़न है कि जब मैं फाइल प्रस्तुत किया हूँ, किस वर्ष प्रस्तुत किया हूँ। अगर कॉमन सिविल कोड अगर 2023 में पहली बार प्रस्तुत हुआ तो उसका नाम 23 हो जाएगा। पारित भले 24 में हो जाए दोस्त, लेकिन जिस साल हुआ उस साल का नाम लग जाता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। 1992 के तहत अब बताना जरूरी है, पंचायती राज व्यवस्था और एक इम्पॉर्टेंट सा शब्द स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया। स्थानीय स्वशासन, ये लाइन ऊपर नहीं लिखा था इसलिए बताना चाह, हाँ ऊपर में लिख दिया जाता पंचायती राज संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान को लिखिए, ये लाइन नहीं लिखता मैं, लेकिन नहीं लिखा है ना, उन्होंने सिर्फ उस संशोधन का नाम लिख दिया है, इसलिए मेरे को बताना पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत नंबर 1, पहली बात तो ये लिख लो अगर आप एकदम नहीं समझ में आया तो, और बिल्कुल आप लिखना शुरू करो ना। जिसके तहत क्या किया गया, इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में 15 अनुच्छेद जोड़े गए। प्रावधान क्या है, तो पहले बात तो अनुच्छेद जोड़े गए, वह 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 विषय रखे गए। ये पहला लाइन, जहाँ पे मैं यहाँ पर अगर लिखा हुआ हूँ दोस्त की 29 विषय, तो 29 विषय मेरा अंडरलाइन। मैं कहीं पर बोला गया हूं अनुच्छेद 243 में 15 अनुच्छेद ये अंडरलाइन जोड़े गए को छोड़ दो आप, कॉपी चेक हो गया। यही तो असली था कहानी पूरा। दूर से ही देखकर पेज को पलटेगा, अंडरलाइन को जहां उसके नज़र में पड़ा वो देखकर समझ जाएगा भाई कि आप कितने गहराई में पढ़े हुए उसको। ये सबसे पहला है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो व्यवस्था में क्या हुआ है दोस्त, 15 ठो अनुच्छेद शायद तक याद होगा, 15 में से 5 ठो तो याद होगा जी कि ए क्या हो गया जी, है ना, ABCDEF O तक जाता है पूरे का पूरा। तो आपने इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में या प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा बनाए जाने का प्रावधान किया गया। नंबर 1 बात बताएं, उसके बाद आपको पता होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। याद आ रहा है आप, बस कुछ नहीं है, एक लाइन लिख दिया मैं ग्राम सभा के बारे में, एक लिख दिया मैं क्या लिखेंगे, पंचायत त्रिस्तरीय, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिस्तरीय पंचायत, इसके बगैर नहीं चलना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, उसमें आप लिख नहीं देना है भाई, आप लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये यार ये संविधान में थोड़ी ना लिखा है सब शब्द, ये तो हमारे अधिनियम में लिखा है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश चले जाता हूँ, उन लोग जनपद नहीं बोलते, उन लोग मंडल बोलते हैं। लो बताओ, तो संविधान में लिखा रहता सब जनपद नहीं बोलते, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसके तहत इन्होंने बोला 3 क्या स्तर रहेगा तुम लोग डिसाइड कर लेना। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम लोग सरपंच बोलते हैं, किसी के यहाँ के प्रमुख को प्रधान बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात बोल रहा हूँ, लोग प्रधान बोलते हैं, बहुत जगह प्रधान बोलते हैं, हरियाणा में प्रधान बोलते हैं। तो ये सब नहीं लिखना है, फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। जो संविधान में जो सिर्फ लाइन, खुद ही सोचो ना संविधान में हर बात कैसे लिखा जा सकता है। थोड़ा पतला सा तो संविधान है, उसमें बस इतना लिखते हैं, त्रिस्तरीय कर लेना भाई, कैसे करोगे तुम लोग, लेकिन 3 स्तर होना जरूरी है। तीसरा इसी में और अलग लिख सकते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया गया है दोस्त, आरक्षण। इस व्यवस्था में तीनों स्तर पर आरक्षण के प्रावधान किया गया है। याद रखना, पूरा लिखना है, तीनों स्तर पर आरक्षण का, जातिगत और महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किए जाने का प्रावधान किया गया। तो ये लाइन आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कई लोग बच्चे 50% भी लिख दिए हैं, तो ये नहीं बोला है भाई, ये तो चलो मैं बता भी देता हूँ, 33% बोला था ये। कितना बोला था ये, 33। सही मायने में बोलूँ, अगर उस अधिनियम आर्टिकल को पढ़ दूंगा ना, कम से कम एटलीस्ट 33% तीनों स्तर पर रिजर्वेशन होना चाहिए। वो बात अलग है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया। जब हम मध्य प्रदेश में थे, हमने 33 से लेकर कहाँ कर दिया, वो 50, लेकिन इन्होंने 50 नहीं बोला है। बच्चों को, आप लोगों को लगता है आप सब लिखे हो, उत्तर नहीं दे रहे हैं। सही मायने में बोलूँ, बहुत बच्चे होते हैं रिजल्ट आने के बाद, खासकर मेन PSC के रिजल्ट के, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग परेशान होते हैं, आयोग नंबर ही नहीं दे रहा है,
क्या चेक करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। और 2-4 टॉपर लोग और रहते हैं मेरे को लगता है बरगलाने के लिए आयोग को हर समय बदनाम नहीं कर सकते आप। पढ़े लिखे लोग बैठे, आप जो कॉपी लिखे रहते हो ना उसमें बहुत कमी होता है, वो नहीं लिखा रहता है। भाव को समझो, ये संविधान को पूछ रहा है, अधिनियम को नहीं पूछ रहा है। अगर इसी में अगर मैं बात करूं, अब इसके तहत आपने राज्य निर्वाचन आयोग नाम सुना था क्या बोला गया है, इन तीनों स्तर पर चुनाव कराने के लिए क्या किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। 5वां क्या बोला गया, याद आ रहा है, वित्त आयोग बोला है कि नहीं बोला है, इनके सभी का लेखा संपरीक्षा होगा कि नहीं होगा, पक्का बीच बीच में ऑडिट भी करने बोला है। ये लिखा है भाई, ये अधिनियम में लिखा हुआ है, इन लोगों को कर लगाने की शक्ति देना है, ये लाइन लिखा है। जो कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 15 जो अनुच्छेद था उसी भाव को लिखना था, जितना याद था उतने को लिखना था, बड़े बड़े महंगे हो गया था। तो हम लोग थोड़ा सा हटकर अधिनियम को ज़्यादा लिख डालें। क्लियर है, और सब पूरे का पूरा ये था। और अच्छा मॉडल आंसर में और अच्छा लिखा हुआ है, मैं ये बताया हर कोई वैसा अप्रोच करे उचित नहीं है। और बेहतरीन समझो, अगर उसमें से 3000 लोगों में से अगर कोई ऐसा अगर लिख दे तो आपके मार्क्स थोड़े कम होंगे। अगर कोई ऐसा कर दे, उसमें क्या होता है, हम राज्यों को कभी भी राज्यों के लिए कानून बनाते हैं ना, तो एक याद रखेंगे, कुछ अनिवार्य होते हैं जिसको करना आवश्यक है, और कुछ क्या होते हैं, अनिवार्य ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल होता है। ऐसा लिखते और बेहतरीन लिखाता। और सही मायने बताऊं, अगर आप ऐसा लिख देते और आपके बाद किसी को कॉपी चेक हो जाता ना, और आपको अगर 3.5 मिला है, मैं गारंटी दे रहा हूं, बाकी जो मैं इससे पहले जो मैं लिख रहा था ना, सबको 3 मिलना शुरू हो जाता। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इसी बात की है कि आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, बाकी कम मिलना चाहिए। लड़ाई इस बात की नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला है 1400 में सबको 1000 नंबर लाना है। लड़ाई इस बात की है कि ज़्यादा कौन लाता है। ज़्यादा तब आप ला पाओगे जब दूसरे का कटेगा। आप थोड़ा सा चीज़ों को क्लासीफाइड करना सीखो। आप बहुत सारे कंटेंट है, 10 कंटेंट है आपके पास, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को क्या आप और क्लासीफाइड कर सकते हो, आप क्या और वर्गीकृत कर सकते हो। आप और कर लिए ना तो आप ही फिर अगले कलेक्टर हो भाई, अगर कर लिए तो ऐसा करना होता है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास भूगोल जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे क्लासीफाई करना जरूरी है। तो ये लिख देते और जरूरी था। अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान नहीं था, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष तरीका अपना लिया अध्यक्ष के लिए। कई जगह आज भी उसके लिए प्रत्यक्ष सरपंच जैसा तरीका अपनाया जाता है। ओबीसी आरक्षण का बात नहीं बोला गया था, तो हमने बोल दिया 50 से ज़्यादा होगा तो कर लेंगे 25 तक। अगर माफ़ करेंगे 50% से कम रहा ST/SC रिजर्वेशन, तो हम बोले मैक्सिमम आप ओबीसी कितना जा सकते हो, 25%। डिपेंड करता है वहाँ पे ओबीसी परसेंटेज कितना है। तो ये सब जो है, ये सब प्रावधान है ऐच्छिक, ये अनिवार्य, ऐसा भी तोड़ सकते थे। क्लियर है। चलो भाई, मैं बताना चाह रहा था 2 स्तर पे आप लिख सकते हो, दोनों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। चलो भाई, राज्य बनाम बाजार, ये थोड़ा सा हमारा विषय है पब-8 का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और बहुत लोग पूछ रहे थे एक्चुअल में ये बाजार मतलब प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बारे में पूछ रहा था, जिनसे एक बाजार का निर्माण होता है। निजी क्षेत्र और सरकार के द्वारा किस प्रकार हमको नियंत्रण रखना चाहिए उसके ऊपर है। निजी क्षेत्र, सीधी सी बात यही, निजी क्षेत्र का अधिकार को शून्य भी नहीं समझना चाहिए और निजी क्षेत्र को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए। भारत एक समाजवादी देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो हम दोनों को शुरुआत से ही प्राथमिकता देने आए हैं। उसी के बारे में पूछ रहा था। एक बार इसका आप मॉडल आंसर को एक बार पढ़िएगा आप। चलो भाई, अब मैं बड़े प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। और बड़े प्रश्न में अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न एकदम सटीक प्रश्न था, लिखने का कोशिश सब किए हैं, करने वाले थोड़ा अच्छा कोशिश किए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, और बोला गया है निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बोला गया है एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। बताइए क्यों निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष मतलब ये आपको मिलना अनिवार्य नहीं है। अगर निरपेक्ष हो जाता, हम सब अति मचा देते, दोस्त सरकार को काम करने नहीं देते, पुलिस को काम करने नहीं देते, बात बात पर हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, तो उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसके जो अपवाद है कि कहाँ कहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, उसको उन्होंने पूछा है। 8 नंबर के प्रश्न है, तो इसीलिए थोड़े भाव से शुरुआत करना चाहिए। भाव मतलब कुछ लाइन 8, 10 और 15 सीधा लिखना नहीं शुरुआत करना चाहिए। किसी भी आप याद रखें, राज्य में, राज्य बोला जाता है, राज्य मतलब जैसे मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं ना, तो एक देश नहीं बोला जाता है। संविधान को जब पढ़ा जाता है राज्य जाता है। किसी भी राज्य व्यवस्था में बोला जाता है मौलिक अधिकार को निरपेक्ष नहीं रखा जा सकता,
अन्यथा कार्यपालिका अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। वही रूप भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। 2 लाइन में बढ़िया 15-17 लाइन में लिख दिया। वही रूप भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं लिख दिया जैसे जैसे जैसे। नंबर 1, आप संविधान की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, शुरुआत हो जाओ 14 से लेकर सीधा 34 तक चलो। जो जो याद आया उसको लिखते चलो। 14 से लेकर शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बोला गया है, आपने पढ़ा होगा, लिख दो बढ़िया। लिखना शुरुआत कैसे करें? जैसे आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 14 में समानता का प्रावधान, विधि के समक्ष समानता का बात किया गया है, लेकिन इन्हीं पर याद आ रहा है प्रतिबंध लगाया गया है। किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया है जी? पब्लिक ऑर्डर है पक्का? और बोलो, आर्टिकल 14 में प्रतिबंध तो लगा है, अपवाद तो है। आर्टिकल 14 के अपवाद है 311 और 361 सर। हाँ 311 और 361 एक उसमें है, 361 एकदम सही कहा है उन्होंने, बहुत सही। जब जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कोई भी राज्य प्रमुख 3 लोगों के, एक बार तो यही प्रश्न पूछा था, आर्टिकल 361 में किसको किसको प्रतिबंध लगा, एकदम सही जा रहे हो आप। सर दीवानी मामले में और जो हाँ सबके अलग-अलग कानून हैं। हाँ दीवानी और फौजदारी में लेकिन लग सकता है। चलो खैर, अब मैं बता देता हूं आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन्हीं अधिकारों को आर्टिकल 361 में विधि के समक्ष ही असमान माना जाता है। जैसे राष्ट्रपति है, मेरा अगर कोई जमीन विवाद का मामला है तो चलेगा, लेकिन मेरा जमीन विवाद का मामला भी राष्ट्रपति के साथ है तो वो मामला नहीं चलेगा, मैं उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकता, तो वहाँ पे हम असमान हो जाते हैं। पहले बोला विधि के समक्ष सब समान रहोगे, लेकिन बोला समान परिस्थिति में समान कानून, असमान परिस्थिति में असमान। वो राष्ट्रपति है और मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, असमान है हम लोग, उनके लिए कानून थोड़ा बदला जाएगा, उनके लिए 361 को पढ़ दिया जाता है। नंबर 2 आप लिख सकते हो, अनुच्छेद 15 में आप लिख सकते हो सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया है। 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा बोल रहा है, लेकिन आर्टिकल आप लिख सकते हो अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) में निरपेक्ष रूप देखने को नहीं मिलता है। निरपेक्ष, अच्छा मूल्यांकन बोला है क्या? नहीं बोला है। निरपेक्ष रूप देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उस आधारों पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। वैसे ही आप तीसरा आप किसके बारे में लिखेंगे? आर्टिकल किसके बारे में? 16। ऐसा लिख के बताओ आप। आर्टिकल 16(1), 16(1), 16(2) में लोक अभियोजन में समानता की बात की गई है, किसी से भी भेदभाव नहीं होना है, लेकिन इनके बाद के अनुच्छेद इन सभी पर प्रतिबंध लगाता है। आज भी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर लोक अभियोजन में असमानता देखने को मिलता है। 17 के बारे में आप नहीं लिख सकते हो, 17 के बारे में आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि उसका कोई भी, वो निरपेक्ष है, वो भी क्या है, वो पूरे का पूरा निरपेक्ष। 18 में लिख सकते हो उपाधियों का अंत का प्रावधान करता है, लेकिन यह कहता है शिक्षा और किसके बारे में? सैन्य के बारे में, है ना, दिया जा सकता है। आप आर्टिकल 19 के बारे में बात करते हो, यह देश के नागरिकों को, बराबर लिख देना, यह देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार उपलब्ध कराता है, लेकिन उनको इस बात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि आपको अनुसूचित क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है, बसने से आपको रोका जा सकता है, व्यापार में भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर मैं यहीं पे अगर मैं बात करूं 20 में भी प्रतिबंध है। अच्छा, किसी का प्रतिबंध याद नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, पूरे एक अनुच्छेद को पढ़ रहा हूँ, इतने सारे कंटेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान करता है। आपने यहाँ पर आप याद रखेंगे किसके कारण? गिरफ्तारी के विरुद्ध किसके बारे में बात करता है? संरक्षण पर हमारे मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। किंतु आर्टिकल 22 पढ़ रहा हूँ मैं, किंतु आप बोल सकते हैं निवारक निरोधक कानून के माध्यम से मौलिक अधिकार वहाँ पे लागू नहीं होते हैं। जैसे अफस्पा कानून लिख दिया मैं, क्या लिख दिया मैं? अफस्पा कानून, ये लिखकर अंडरलाइन कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, बस मैं अनुच्छेद को पढ़ रहा हूँ और आप ऐसे पढ़े भी होंगे। आप सब जब मूल अधिकार को पढ़ा जाता है तो हम उसमें प्रोविज़न पढ़ते हैं और हमको ये भी बताया जाता है कि भैया ये कहाँ पे धर्म में अब जब बात किया जाए तो 3 मुद्दों आप छोड़ नहीं सकते हो। हमको धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, धार्मिक मौलिक अधिकार दिया गया धर्म के आधार पर, लेकिन लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था,
और क्या बच गया जी? सदाचार। किसके आधार पर? सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये ऐसा लिखते चले गया। और आखिरी में 33 को भी थोड़ा सा लिख दो दोस्त। आप लिखना चाहो तो किसको लिख सकते हो? आप 33 को लिख सकते हो। और 33 में आप लिख सकते हो सैन्य व्यवस्था के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, निरपेक्ष नहीं माना गया है। बिल्कुल सेना को बहुत सारे उनके मौलिक अधिकार, वो प्रेस में किसी से बात नहीं कर सकते हैं। उनको बोला गया साथ में चलना है तो साथ में चलना है। आज आपको कोई नहीं बोल सकता है साथ में क्लास से निकलना है, एक कदम और एक ताल पर। कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। लेकिन उसको बोला जा सकता है। उनका मौलिक अधिकार, उनको सोने का अधिकार नहीं है, उनके सोने का अधिकार को छीना जा सकता है, तभी तो सेना बनेगा। आर्टिकल नंबर 34 के बारे में आप लिख सकते हो, वही जो अफस्पा बताया मैं आपको, जहाँ पे शांति सुरक्षा हो। अभी तो मुद्दा है, आएगा इस साल प्रश्न, याद रखना। आर्टिकल 34 से इस साल प्रश्न आ सकता है। अफस्पा कानून से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपका इस साल नीति निर्देशक तत्व से कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। इस समय अफस्पा कानून से संबंधित प्रश्न प्री में जरूर अनिवार्य रूप से आएंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये। खैर, क्यों बना है समझ सकते हो। आखिरी में एक लाइन लिख सकते हो, भारतीय संविधान में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 24 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार ही निरपेक्ष माने जाते हैं। क्लियर है? तो बराबर आप बता भी दिए 17 और कौन के बारे में? 24। उसका कोई अपवाद नहीं है। बाल श्रम नहीं कराना है तो नहीं कराना है, चाहे बच्चा भूखा भी रहे, कुछ भी रहे, भूखा है, दर्द हो रहा है, खाना खिलाओ, आप उसको एजुकेशन दो, आप उसको गोद लो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ये आप नहीं बच सकते कि ये भूखा था तो इसलिए मैंने खाना खिला दिया। 17 और 24 का कोई अपवाद नहीं है और ना ही बनना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार इसके उत्तर आपको लिखने थे। 8 नंबर में बस वही बात है, स्वतंत्रता, गिरफ्तारी, धार्मिक अधिकार। और मैं जो लिख रहा था प्रॉपर और अनुच्छेद, ऐसे अनुच्छेद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनुच्छेद 22(3) से 7 है, जो प्रतिबंध लगाता है, ये 3 से लेकर 7 तक है। थोड़ा सा इस गहराई में आप लोग पढ़ने का आदत डालें। मेंस राइटिंग करेंगे तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन होता है। ठीक, ये मॉडल आंसर था, लेकिन फिर भी मैं उसमें नीति निर्माण प्रक्रिया, यार ये बहुत भयंकर मिस्टेक किए हो आप लोग, समझ ही नहीं आए कैसे मिस्टेक किए हो आप। मैक्सिमम बच्चे नीति निर्माण प्रक्रिया में वो कानून बनाने वाला प्रोसेस लिख दिए हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन तक लिख दिए हैं कई लोगों। तो वो नीति निर्माण नहीं है भैया, वो विधि निर्माण है। नीति निर्माण कौन होता है? आप लोग इस यहाँ क्यों आए हो? आप ये इतना तपस्या क्यों कर रहे हो अपने जीवन में? आप नीति निर्माण करना चाह रहे हो। आप सरकार के कार्यपालिका में शामिल होना चाह रहे हो। 2 तरीके से शामिल हो सकते हो, या तो नारेबाजी करो, चुनाव जीतो, पहुँचो, और दूसरा होता है पढ़ाई लिखाई करो, प्रशासनिक अधिकारी और पहुँचो। नीति निर्माण प्रशासनिक अधिकारी करता है, विधि निर्माण राजनैतिक विधायिका जो बनता है उन लोग करते हैं। तो भैया यहाँ पे विधि निर्माण नहीं पूछा है, नीति निर्माण पूछा है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी करता है ना। तो रहने को तो ये आप लोग जिन लोग लोक प्रशासन नहीं भी पढ़े थे ना, वो भी इसका उत्तर लिख सकते थे। मैं जब इस प्रश्न को देखा तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये कैसे मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। जानते होंगे हर मंत्रालय के साथ एक नीति निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का एक संरचना बना रहता है, जो मुद्दों की पहचान करता है, चिन्हित करता है, उसमें से उन लोग क्रियान्वयन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं और आखिरी में निष्कर्ष देते हैं योजना है सही है या नहीं है। मनरेगा उदाहरण बता रहा हूँ, मनरेगा भाई, मनरेगा योजना जब आया होगा तो एकदम से ला नहीं दिए होंगे ना। क्या लगता है मंत्री लोग सीधा एक बिल बनाते होंगे कहीं बैठकर? उससे पहले प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासन होता है, जो सचिव स्तर के लोग होते हैं, नीति निर्माण करते हैं। आज वर्तमान में अनिवार्य रूप से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, तो लोग पहले पहचान करते हैं समस्या क्या है, और उस पहचानों को लेकर वो लोग फिर प्रक्रिया अपनाते हैं। प्रक्रिया में बोला गया किसी को फ्री में पैसे बांटने के बजाय, 100 दिन का किसी को फ्री में पैसा देने के बजाय उनसे काम कराओ, गड्ढा खोदवाओ, भले एक ही गड्ढा 10 बार खोदवाओ, लेकिन खोदवाओ। यही तो हो रहा है ना मनरेगा में, और क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल गड्ढा खोदवाना उद्देश्य नहीं है। जो काम 5 करोड़ में हो रहा है ना दोस्त, एक जेसीबी ला के खोदवाओगे ना 50 लाख में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्ग, बीपीएल परिवार, ग्रामीण लोगों को रोजगार, उसके जेब में पैसा डालना है। जब तक वो जेब में पैसा, वो अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है। जब तक जेब में पैसा नहीं जाएगा, वो बाजार में खरीदने के लिए नहीं जाएगा, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तो उसके जेब में डालना था पैसा। ये निर्माण किया है। तो नीति निर्माण में आप थोड़ा प्रशासन पढ़ें, और ज़्यादा नहीं तो छत्तीसगढ़ का भी अगर आप प्रशासन पढ़े होंगे और आप सचिवालय और निदेशालय पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी तो पढ़ाया जाता है। जहाँ से भी पढ़े होंगे आप, वहाँ बराबर बताया जाता है कि जो सचिवालय रहता है किस प्रकार नीति निर्माण का काम करता है।
तो मॉडल आंसर में है सब के सब, या उसी को डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो आप जो लिखे थे प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, और नहीं समझ में आया छोड़ दो दोस्त, अपना बेवकूफ़ी मत दिखाओ वहाँ पर। ये कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, नहीं तो इसके आधार पर आगे आपको ऐसा इमेजिन कर लेगा, उसके दिमाग में एक छवि बन जाएगा। पहचान करना, चयन करना, समस्या क्या है इसको पहचान करना, उसके लिए सही नीति चयन करना, क्रियान्वयन करना, निदेशालय के माध्यम से क्रियान्वयन करना, ये सब लाइन को मूल्यांकन करना, ये सब लिखना है जब चलते रहता है। तो ये प्रशासन का है, लेकिन नहीं भी पता था जिसको प्रशासन, वो भी ये काम कर सकते थे। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप लोग प्रॉपर समझे, प्रश्न को, भाव को समझे। यहाँ पर बराबर लिखा गया था, प्रश्न लिखा गया था नीति निर्माण, विधि निर्माण नहीं बोला था। यहाँ पे भी बैठेंगे कुछ ऐसा गलती करने वाले नहीं किए थे कोई? पक्का किए हो यार, बहुत लोग किए हुए थे, बहुत खतरनाक थे ये प्रश्न, तो बहुत ब्लंडर किए थे आप लोग। चलो इस प्रश्न में चर्चा करते हैं। 10 नंबर का लास्ट में एक प्रश्न में चर्चा करेंगे। देखो हमेशा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप एनालिसिस नहीं किए होगे तो 10 नंबर के प्रश्न में हमेशा एक प्रश्न छत्तीसगढ़ का आता है। छत्तीसगढ़ के कभी कार्यपालिका से प्रश्न पूछ देगा, छत्तीसगढ़ में कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन कीजिए। सीधी सी बात, वो विधानसभा अध्यक्ष का तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन के बारे में प्रश्न बोल देगा, राजनीतिक कार्यपालिका। हर साल आता था प्रश्न, लेकिन अभी जो पीएससी का पेपर हुआ 1 महीना पहले, उसमें इस साल पहली बार हुआ जब नहीं आया था, इसीलिए हमने भी थोड़ा पैटर्न को बदल दिया। छत्तीसगढ़ के प्रश्न नहीं पूछे हमने, हाँ जोड़कर जरूर पूछ दिया, उससे छत्तीसगढ़ से जोड़कर पूछ दिया। पहला प्रश्न यह था, केंद्र व राज्य के विधायी संबंध के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान को समझाइए। प्रश्न समझ में आया था? राज्य क्षेत्र में क्या पूछा गया था? संसदीय विधान। उन्होंने राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान को बोला। सीधी सी बात है, न प्रश्न में याद रखेंगे, राज्य क्षेत्र में मतलब राज्यों में संसद द्वारा कौन कौन से परिस्थितियों में कानून बनाया जा सकता है। क्लियर है? यही प्रश्न पूछा गया था। बहुत बच्चे से थोड़ा सा रहा, 1-2 लोग प्रश्न पूछने की कोशिश किए, सर हम प्रश्न के भाव को ही नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था जब हम पढ़ना चाहते हैं ना, उस समय ये नियंत्रण कि किस प्रकार हम संघात्मक होते हुए भी हम बीच बीच में दूसरा एकात्मक रूप धारण कर लेते हैं, वो ना यहीं से समझ में आता है। तो जब हम संविधान की विशेषता पढ़ते हैं, उस समय रूप को पढ़ाया जाता है। भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन हम एकात्मक धारण कर लेते हैं, ऐसे परिस्थिति में एकात्मक धारण करते हैं। और कहीं पे ना कहीं 10 नंबर है ना, तो ये आपको लिखना भी चाहिए इस लाइन को आखिरी में या शुरुआत में। यही वह परिस्थिति होती है जब संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्यों में लागू होने लग जाते हैं, वहाँ के लिए वो विधि निर्माण जैसा होता है। ऐसी परिस्थिति को भारतीय संविधान में कहा जाता है संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक प्रवृत्ति होना। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी में लिख देंगे। ये पूछना यही चाह रहा है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में, अच्छा, अगर निम्न परिस्थितियों में अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है? कोई एक आध परिस्थिति बता सकते हैं आप लोग? कुछ तो जानते होंगे आप लोग। 249 आर्टिकल नंबर 249 में क्या प्रावधान किया गया है? अच्छा, आर्टिकल याद है तो आप बिल्कुल इधर लिख देंगे। अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा द्वारा पारित होने पर, ये लाइन लिख दूं, पारित होने पर। अच्छा, ऐसे हेडिंग क्यों डाल रहा हूं पता है आपको मैं? क्योंकि ना मेरे को 2 पेज लिखना है दोस्त, मतलब लगभग 1.5 पेज लिखना है, और हार्डली ना 4-5 बार ही ऐसा होता है। अब कैसे लिखूंगा मैं ऐसा करने के लिए? शुरुआत से ही थोड़ा दिमाग लगाते चले। तो हम पहले पॉइंट डालकर क्या कर देंगे, उसको एक अंडरलाइन कर देंगे। अब समझाएंगे हम लोग। अनुच्छेद आर्टिकल 249 के तहत, जहां 249 लिखे ना, खासकर अगर आप पेपर 7 को लिख रहे हो पार्ट 1 को, तो धारा अगर लिखे हो तो अंडरलाइन करो। बताओ, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ये बात को बताओ। ये आपका पॉजिटिव है बात, क्यों नहीं बताओगे आप? उसको पता चला हम लिख भी दिए, उसको दिख भी नहीं रहा है, इसीलिए उसको दिखाना जरूरी है। अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 249, ये अंडरलाइन करूंगा मैं। और लग रहा है मेरे को बाकी और जगह काम और लिखता हूं। अनुच्छेद 249 में केंद्र राज्य विधायी संबंध के तहत
देखो ज़बरदस्ती मैं क्यों लिख रहा हूँ, समझो इसको। 15 नंबर ऐसे ही लिखे जाते हैं, 10 नंबर के प्रश्न ऐसे ही लिखे जाते हैं, और यही 8 नंबर 4 नंबर में लिखते हैं। फालतू बात नहीं करता मैं अभी, लेकिन यहाँ ये फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो है, एक ही मुद्दा है, बड़ा कैसे कर सकते हो, एक ही मुद्दा है, छोटा कैसे कर सकते हो। अभी मैं बड़ा करना सिखा रहा हूँ। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 केंद्र राज्य विधायी संबंध के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, देखो 2 लाइन कहाँ गया पता नहीं चला। प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा चाहे तो विशेष बहुमत से एक विधेयक पारित कर राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। सुने थे बात, पक्का। उसके बाद संसद मिलकर, अच्छा याद रखेंगे, संसद कानून बना सकता है, उसके बाद एक बिल बनेगा, उसके बाद दोनों। और अगर आप चाहो तो वो कानून समाप्त भी कैसे होगा वो भी लिख सकते हो। आपको लग रहा है वो कानून, ऐसा कभी मत सोचिएगा एक बार कानून बना दिए हमेशा के लिए लागू भी नहीं होता है ना कोई भी कानून। हमेशा याद रखना है, संघात्मक प्रवृत्ति है, शक्तियों का बढ़िया बंटवारा हुआ है हमारे यहाँ। इसका मतलब संसद कोई भी कानून बनेगा ना, वो एक निश्चित अवधि के लिए ही लागू होता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में। नहीं तो राज्यों पर नियंत्रण हो जाएगा दोस्त, कभी नहीं हो सकता, वो अनलिमिटेड नहीं है, जरूरत पड़ने पर ये शक्ति है। नंबर 1, 4 लाइन तो मेरा यहीं चले गया दोस्त। दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर दूसरे के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल आप एक चीज जानते हो, कौन सी परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति। नाम सुने थे क्या जी, आपातकालीन परिस्थिति में। और आपातकालीन परिस्थिति में अगर मैं बात करूं, या पूरा आपातकालीन नहीं समझ में आता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल कई प्रकार का होता है, राष्ट्रीय तो यहाँ पे लिख सकते हो, राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में आप लिख सकते हो। ऐसे परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, किंतु यह बनाया गया कानून उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और लिखना चाह रहे हैं और आगे जगह कम है तो लिखो इस चीज को और लिखो, यह बनाया गया नया कानून राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 6 माह तक के बाद 6 माह तक ही लागू होगा, उसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और लिखना है, और लिखो, राज्य विधानसभा चाहे तो 6 माह पहले ही विधानसभा से विधेयक पारित कर संसद द्वारा बनाए गए उस नए कानून को समाप्त कर सकता है। पढ़े हो आप सब ये सब चीज़ों, पहले भी 6 महीना पहले भी समाप्त किया जा सकता है। देखो मैं ये सब इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को पता है बात का, मेरे पास पॉइंट नहीं ना, तो मैं जो पता है उसी को जोड़ दूंगा। तब तक कोशिश यही करूंगा, मैं लिख रहा हूं, और सब वैलिड पॉइंट यही तो होता है। तो आप ये राष्ट्रीय आपातकाल लिखे, 4 लाइन इसके बारे में लिख दिए, 4 लाइन इसके बाद, 8 लाइन तो यहीं खत्म हो गया दोस्त। 17 में 8 इधर गया, 2 और पहले लाइन बोला था, 8 और 2 10 यहीं चले गया। कम से कम 4 मौके तो आपको समझाना पड़ेगा। और तीसरा और लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो राष्ट्रपति शासन है उस परिस्थिति में भी होता है। सुने रहे होंगे आप लोग, किस परिस्थिति में, राष्ट्रपति शासन है तब परिस्थिति होता है। चलो यार एक तो आप लोग बता दो, मैं तो बहुत सारा बता दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें हम, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संधि हमारा जितना भी अभी मामला चलते रहता है ना, 3 उधर हो गया, ये चौथा बोल दिया मैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को जब लागू करना होता है चीन के साथ हमारे कोई संधि, तो उस समय वहाँ पे राज्य के कानून लागू नहीं होते हैं। ऐसे परिस्थिति में ये केंद्र राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत ही ये पढ़ाया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति है। एक आध और परिस्थिति बता सकते हो क्या? 2 राज्य, हाँ बिल्कुल, एकदम ये बात भी याद रखें। 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 राज्य कम से कम लिख दो, या तो कम से कम 2 राज्य विधानमंडलों द्वारा यह पारित किया गया हो कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो जब 2 राज्यों के मध्य विवाद होता है ना, जैसे अभी मणिपुर है, अब सुनाई आ रहा है नागालैंड भी भिड़ रहा है, दोनों के मध्य अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़े तो ऐसे परिस्थिति में, हाँ लेकिन फिर इस परिस्थिति में एक लाइन लिखना पड़ेगा, वह कानून वहीं लागू होगा जिन राज्यों ने इनके लिए अनुरोध किया। और लास्ट में फिर इसको 4 लाइन, 4 विषय लिखे, 4 लाइन लिख दिए, 4 चौक 16 हो गया। 10 नंबर है तो यह प्रवृत्ति बता देना, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य बराबर विधायी शक्तियों के बंटवारा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थिति में है जहां भारतीय संविधान का संघात्मक रूप एकात्मक प्रवृत्ति धारण कर लेता है। ये बहुत अच्छे लाइन हो जाएंगे आप, इसको इसी भाव में समझा जाता है। तो ये आसान एक प्रश्न दिया गया था
और उससे भी अगर मैं आसान प्रश्न के बारे में बात करूं, वही सब है जो मैं बता रहा था, राष्ट्रपति शासन, अंतर्राष्ट्रीय समझौते वो सब मुद्दे थे। इसी का दूसरा हिस्सा हम देख लेते हैं, जिसमें बोला गया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हम बात कर लेते हैं। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जब भी संविधान शुरुआत किया जाता है ऐसा ही पढ़ा जाता है। आज हो चाहे राजाओं के समय में अगर मैं बात करूं, ये व्यवस्था था किसी भी देश की सरकार को अगर चलाना है, किसी भी देश की अगर सरकार को चलाना है, अच्छा इसको अगर कभी भी बड़े प्रश्न बनाना है तो यहाँ पे बढ़िया पृथक्करण कैसे होता है। किसी भी देश का सरकार है, या इसको मैं गवर्नमेंट के बारे में लिख दिया, ये गवर्नमेंट में बोल दिया, गवर्नमेंट चलाना है तो शक्तियों का बंटवारा करना जरूरी है। अच्छा यहाँ पर अगर बंटवारा जरूरी है, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये लिख सकते हो विधायी लेजिस्लेटिव, और क्या लिखेंगे आप, विधायिका। यार ये क्या लिखोगे आप, विधायिका, ये क्या लिखोगे आप, कार्यपालिका, और ये क्या लिखोगे आप, न्याय। और बढ़िया इसको ना ऐसे ऐसे भाव बनाकर ऐसे बढ़िया एक बॉक्स में पैक कर दो आप। और चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो, ये प्रशासनिक और राजनीतिक करके भी तोड़ सकते हो। और एक बॉक्स थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए। अच्छा ये बनाने से बेनिफिट क्या है पता है, जब मैं कॉपी चेक करने जाऊंगा ना, और कॉपी चेक करने समय आपसे ये चीज़ अगर मैं देख लिया, मैं इतने में ही समझ जाऊंगा कि आप प्रश्न को तो बराबर समझ गए हो। अब थोड़ा सा मेरे ये देखना बाकी रह गया है कि आप चीज़ों को लिंक कैसे कर रहे हो। और सरकार चलाना है इसका मतलब क्या है, तीनों को स्वतंत्र तो नहीं रख सकते। डेफिनेटली विधायिका किसके ऊपर नियंत्रण, किस किस बातों पर नियंत्रण रखता है, विधायिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखेगा, विधायिका न्यायपालिका पर। यही बात को समझाना है किस प्रकार विधायिका इन दोनों पर नियंत्रण रहता है, किस प्रकार कार्यपालिका इसके पर और इसके पर दोनों पर नियंत्रण रहता है, और किस प्रकार न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखता है। अच्छा याद रखेंगे, इसमें एक चीज तो मैं भूल रहा हूं, बेहतरीन लाइन तो यह है, क्या करने बोला है, मूल्यांकन मतलब समझ रहे हैं, मूल्यांकन मतलब क्या समझ रहे हैं। जब हम लिख रहे हैं ना तो ये बात बताना भी पड़ेगा, ये जो हुआ है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत, क्या इसमें सुधार का जरूरत है। जब तक आपके लिखने के भाव में नहीं मिलेगा ना, आपके मार्क्स 10 में से 5 तो वहीं कट हो गए, पूछने के लिए आना ही नहीं उसके बदले। मूल्यांकन सबसे असली, प्रश्न को आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हुए सब जरूरी है। कई लोग मूल्यांकन को एकदम आखिरी में कर देते हैं, और मेरा तो विचार कहता है जब मैं किसी प्रोविज़न को लिखूं तो उसी के साथ कर दूं, और नहीं है तो आप आखिरी में भी मूल्यांकन कर सकते हो। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात आप लिखेंगे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिकरण के सिद्धांत को ही महत्व दिया जाता है। इसके तहत उस राज्य को संचालित करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, और इनका बंटवारा इनके नियंत्रण के आधार पर होता है। जैसे आप लिख सकते हो, सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विधायिका, यहाँ पे मैं लिख दिया विधायिका के बारे में, विधायिका मेरा हेडिंग हो गया बढ़िया। और नंबर 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है इसके बारे में हम लिखेंगे। विधायिका है तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, और आप चाहो तो इसके बारे में बता दो कैसे बंटवारा हो रहा है, इसी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्यपालिका पर नियंत्रण है, तो आप यहाँ पे कार्यपालिका पर नियंत्रण तो आप लिख सकते हो कैसे नियंत्रण करता है जी, जान रहे हो। कार्यपालिका के सदस्य नंबर 1 इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या रखेंगे, उत्तरदायी शब्द प्रयोग करेंगे। नंबर तो ये पूरे के पूरे इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, हर प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे नंबर 1। और विधायिका के आधार पर ही कार्यपालिका का गठन होता है, विधायिका के आधार पर ही कार्यपालिका का गठन हमारे यहाँ खासकर ये चीज देखने को मिलता है। नंबर 2 आप लिख सकते हो किस पर नियंत्रण के बारे में, न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है क्या जी, होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। न्यायपालिका पर नियंत्रण सबसे बड़ा उदाहरण यह है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिस पर विधायिका का ही नियंत्रण होता है। अगला मैं लिखूंगा किसके बारे में, कार्यपालिका। ये लो भाई मैं लिखता हूं कार्यपालिका। कार्यपालिका में आप चाहो तो इसका लिख सकते हो कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है, थोड़ा सा समझाना चाहो तो आप लिख सकते हो
कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, साथ ही साथ न्यायपालिका द्वारा उपाय सुझाए गए उपायों के अधीन रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है? कार्यपालिका। अगला इसी में मैं लिख दूंगा, अब कार्यपालिका है तो किस पर नियंत्रण रखेगा? ये विधायिका पर नियंत्रण, ये विधायिका पर नियंत्रण। अच्छा, क्या करता है विधायिका पर नियंत्रण करने के लिए? ज़्यादा पावर तो नहीं रहेगा इसके ऊपर ज़्यादा पावर तो नहीं रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा पावर रहता है। कार्यपालिका चाहे तो विधायिका को भंग कर सकता है, सही बोल रहा हूँ? प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। कार्यपालिका के आधार पर ही, याद रखेंगे, कार्यपालिका के आधार पर ही विधायिका का सत्र आहूत किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे नियंत्रण। अच्छा, कार्यपालिका किस पे नियंत्रण रख रहा है? और न्यायपालिका पर। बता सकते हो क्या किस पर नियंत्रण कर रहा है? न्यायपालिका पर। न्यायपालिका पर कैसे करता है? बिल्कुल आप समझ सकते हो, होता है। एक आध उदाहरण बता सकते हो? राष्ट्रपति का क्षमा जस्टिस लोग का अपॉइंटमेंट के लिए सर करते हैं इन लोग का बहुत बड़ा, जिसके लिए इतना मतलब विवादित मुद्दा चलते रहता है भारत देश। सही बोल रहा हूँ? कोलिजियम को तो नहीं बोलना, क्योंकि कोलिजियम तो न्यायपालिका के ही लोग हैं, अभी भी कोलिजियम में न्यायपालिका के लोग हैं। लेकिन कोलिजियम को ना लिखकर एक लाइन जरूर लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरे का पूरा इन्हीं के ऊपर तो निर्भर करता है। राष्ट्रपति परमिशन देंगे या नहीं देंगे? कार्यपालिका के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा न्यायपालिका पर इनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं, आप न्यायपालिका लिख लेंगे। अब न्यायपालिका को याद रखेंगे, इसका काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे कानूनों का लागू किए जाने के प्रावधानों का पुनर्वालोकन करना इनका काम रहता है। ये अच्छा, नियंत्रण के बारे में बात किया जाए तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप? कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण बिल्कुल आप समझ सकते हो। कार्यपालिका पर नियंत्रण ये क्या कर देता है? इनके कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर देता है। या आपने वो चीज़ लिखा, न्यायिक सक्रियता, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके विषय में है, लिखा हुआ है न्यायिक सक्रियता, सिलेबस में लिखा हुआ है। न्यायिक सक्रियता एक बहुत बड़ा, कई बार विरोध भी होता है। अभी मणिपुर हिंसा को लेकर बात करो आप। मणिपुर की हिंसा में उन्होंने क्या किया? किसी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में खुद दायर नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जवाब मांग दिया केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। यह न्यायिक सक्रियता है। हमने बोला है ऐसा कर सकता है न्यायपालिका, उन्होंने खुद बोला ये आधारभूत ढांचा है मेरा, तो बोला न्यायिक सक्रियता। तो कार्यपालिका जब भी कोई काम करता है उसके ऊपर इन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर रहा था अपना मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछ दिया कि आप ऐसा नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हो। तो समय समय मैं कहता हूँ आजकल हद ही नियंत्रण हो रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी न्यायपालिका इनके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूंगा, दूसरा क्या लिखूंगा मैं? विधायिका पर। क्या बात करता हूं मैं? विधायिका पर नियंत्रण। कैसे करता है जी? इसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको क्या कर देता है? वो न्यायिक पुनर्वालोकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें NGC कोलिजियम समाप्त करके NGAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाने का जो प्रोविज़न किया गया था, उसको सीधे का सीधा उसको गलत साबित कर दिया। और आप चाहो तो आप लिख सकते हो, आप जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो न्यायिक पुनर्वालोकन नहीं किया जाएगा, जो लाइन बोला गया था, उसको उन्होंने संविधान संशोधन को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है समय समय पर, तो याद रखना ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करते हैं। यही क्या है? शक्ति पृथक्करण। तीनों का काम बंटवारा भी है और तीनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं। अब आ जाते हैं असली मुद्दा क्या है? इसका मूल्यांकन। ये कहाँ हद तक सही है या सही तो है, अगर संविधान में बना है सही है, लेकिन इन लोगों को अपने काम करने पे कहाँ तक इनको समस्या आ रहा है, हम इनके बारे में बात करते हैं। और अगर आप मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे तो मूल्यांकन में क्या बताएंगे दोस्त? जितना मैं चर्चा कर रहा था मूल्यांकन में, कभी कभी हम बात करेंगे विधायिका में। अगर हम बात करने जाते हैं तो विधायिका अपना काम इसलिए नहीं किया जाता है, विपक्ष कमज़ोर होता है। कभी कभी विपक्ष क्या होता है? यहाँ पर कमज़ोर होता है। विपक्ष कमज़ोर होने के कारण सही तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्तमान परिस्थिति। आज विपक्ष कमज़ोर है, सरकार जैसा बेखौफ निर्णय लेना चाहता है सरकार वो निर्णय ले रहा है, तो अभी नियंत्रण की कमी है। तो आप लिखेंगे बिल्कुल
विपक्ष कभी कभी कमजोर होने की परिस्थिति में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है। ये आज वह परिस्थिति में मूल्यांकन में। और दूसरा लिख सकते हो, अब कार्यपालिका में बात करोगे, कार्यपालिका में लिखोगे, कार्यपालिका में कभी कभी लिखेंगे द्विसदनीय व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका जो नीति निर्माण करता है उसको विधायिका के माध्यम से हमेशा उसका विरोध कर दिया जाता है, नीति निर्माण बनने में समस्या आता है। देश में कई बार ऐसा परिस्थिति देखने को मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ऐसा होता था, सरकार जो भी निर्णय लेता था, जब भी वो विधायिका में पहुंचता था, लोकसभा से पारित हो जाता था, राज्यसभा में पूरे बिल को फेल कर दिया जाता था। तो कभी कभी जब कार्यपालिका का बहुमत नहीं होता है तो ऐसे परिस्थिति में आप लिखेंगे कि किसी भी नीति निर्माण करने में। और न्यायपालिका में आप लिखेंगे कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा आप लिखेंगे कोलेजियम सिस्टम द्वारा दिए गए नाम के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाना, जिसके कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की पा रही है। तो ऐसा आप वर्तमान परिस्थिति से जोड़कर उस पूरे का पूरा मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि जो कानून बने हैं वो अभी तक सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सीधी सी बात उसको काम करने में, अप्लाई करने में समस्या कहाँ पर आ रहा है। सेम पूरे का पूरा वही चीज़ अगर मैं बात करूँगा मॉडल आंसर के रूप में, अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो शक्ति पृथक्करण का बात हो गया। अच्छा, यही शक्ति पृथक्करण का हो गया। ये देखो न्यायिक सक्रियता, तो ये चुनौतियां हैं, यही मूल्यांकन है। अब देखो यहाँ पर कमी क्या आ रहा है। कमी सही मायने में बताऊँ, यहाँ पर मूल्यांकन लिखना चाहिए था। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो आपको बताना मैं यही चाह रहा हूं, यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए, मूल्यांकन। क्योंकि प्रश्न में उन्होंने ये नहीं बोला है कि चुनौतियां कौन कौन सी, क्या बोला उन्होंने, मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन ये है कि न्यायालय का हस्तक्षेप इसके कारण बढ़ा हुआ दिखता है। बहुत सारे ऐसे सुधार के कार्य किए जाते हैं जिसको वो, अब इसको आप किसके दृष्टि से देखोगे, आप किसके दृष्टि से देखोगे, दोनों के दृष्टि से देखोगे तो दोनों तरह से गलत लगेगा। ऐसा लगेगा कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहा था, लेकिन सही मायने में बोलो ये बात भी सुना ही आता है, न्यायपालिका में जो बड़े बड़े जो पद होते हैं उसमें भाई भतीजावाद देखने को मिल रहा है। आज वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उसके पिताजी भी कभी मुख्य न्यायाधीश रहा करते थे, है कि नहीं, ये देखने को मिलता है। सही बात है, ये बात तो सत्य है, भाई भतीजावाद का ही नाम आगे बढ़ा दिया जाता है। तो सरकार कुछ बदलाव करने की कोशिश किया, ये मूल्यांकन है कि विधायिका, बहुत बड़ा मूल्यांकन ये है, ये कानून विधायिका ने नहीं बनाए हैं, ये कानून देश की जनता ने बनाया है। लोकतांत्रिक देश में लोगों ने मिलकर जो कानून बनाया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और पूरे 140 करोड़ लोगों ने मिलकर जो संविधान संशोधन किया और जो बदलाव चाहा, उसको सुप्रीम कोर्ट में बैठे उस समय के चंद 25-26 लोगों ने उसको फेल कर दिया। मतलब इसको वास्तविक अगर मैं संविधान को पढ़ूं तो मेरे को ऐसा दिखा 140 करोड़ लोगों के ऊपर उस 25 लोगों ने शासन किया है, ऐसा देखने को मिलता है। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है। लेकिन इंदिरा गांधी के समय की बात के करोगे तो होना चाहिए न्यायपालिका लगता है, कभी कभी देखोगे तो नहीं होना चाहिए लगता है। खैर जो भी है, तो ऐसे उदाहरण दे देकर ये देखो, इनमें बोला भी है विपक्ष की भूमिका मजबूत बनाने के लिए शैडो कैबिनेट का भूमिका होना अनिवार्य है, शैडो कैबिनेट बनना चाहिए। ये मूल्यांकन होता है। थोड़ा सा आप अपने विचार भी दे दिए, विपक्ष कमजोर है लेकिन तो विपक्ष का बनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अभी विपक्ष नहीं है ना, अनिवार्य रूप से कौन होना चाहिए, विपक्ष। और दूसरा क्या होना चाहिए, शैडो कैबिनेट बनाने को अनुमति दिया जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार। खैर, तो ये मूल्यांकन हो गया, ज़्यादा आपको अपने भाव में देखना है कि क्या क्या है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अंडरलाइन को और शब्द के भाव को पढ़ो और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो यार आप लोग। ठीक, चलो मिलते हैं अगले पेपर में।